नमस्कार दोस्तों। हमने पढ़ा था कि श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। वो भारत के न्यायिक इतिहास का, भारत के भविष्य का और भारत के तत्कालीन वर्तमान का काला दिन था। क्यों काला दिन था? जिसका दंश आज तक हम झेल रहे हैं और आज तक हम उन सारी चीजों से जूझते हैं जो भारत के लोकतंत्र पर हमला होता है, भारत के नागरिकों पर हमला होता है और सब पर हमला होता है। जी हां, 12 जून 1975 को वह काला दिन था जब CIA पोषित संस्थाओं के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं और उस वक्त में किस तरह से संघीय एजेंडे को अपनाकर काम कर रहे एक जज ने ऐतिहासिक फैसला दिया जो इतिहास का सबसे काला अध्याय लिखता है। वह फैसला ऐसा क्यों देते हैं? इतनी बहादुरी पूर्ण फैसले उन्होंने अपनी जिंदगी में इसके पहले कभी कोई क्यों नहीं दिया? यानी कभी कोई ऐतिहासिक फैसला नहीं दिया था, कभी ऐसा न्याय नहीं किया गया था जो इतिहास के पन्नों में लिखा जा सके। तो फिर अचानक एक राजनीतिक फैसला क्यों करते हैं जो फैसला भारत को अस्थिर कर देता है, भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा पैदा कर देता है और उस वक्त में करता है जब भारत चारों तरफ से घिरा हुआ था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को, रायबरेली के चुनाव को अवैध घोषित करने के मामले में। उस समय जगमोहन लाल सिन्हा जस्टिस था इलाहाबाद हाई कोर्ट का और वह मेरठ के पास का रहने वाला था। वहां पर रह के सिन्हा असल में मेरठ में नहीं होते, वो आया था मूलतः कहीं बिहार से कह सकते हैं और उसके बाद में वहां पर वो रहा और वहां से उसने दिल्ली और दूसरे कनेक्शन के जरिए कैसे करके किस तरह से किनकी मदद लेके वो हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट का जस्टिस था और वहां अचानक वो उस केस की जो सुनवाई कर रहा था रायबरेली के चुनाव की, उसमें वह ऑर्डर करता है जो न्यायिक इतिहास में सबसे कलंकित आदेश है कि प्रधानमंत्री कोर्ट में खुद आएंगी, बगैर किसी सिक्योरिटी के आएंगे, बगैर किसी प्रोटोकॉल के आएंगी। जब प्रधानमंत्री है तो कैसे ऐसा हो सकता है? उनके साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन इस तरह ऑर्डर करता है और पर्सनल प्रेजेंस हाई कोर्ट के केस में होने की जरूरत नहीं होती, एडवोकेट के थ्रू होती है, लेकिन जबरन पर्सनल प्रेजेंस कराई और फिर दो आधार पर चुनाव निरस्त किया गया। एक कि उनकी रैली में जो मेन लाइन से बिजली का कनेक्शन था वो सरकारी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने जोड़ा था। साहब, प्रधानमंत्री की हो या किसी की भी हो, मेन लाइन से सरकारी ही व्यक्ति अंदर कनेक्शन ला सकता है, कोई और नहीं ला सकता है, यह कानून है। बावजूद इसको नजरअंदाज करते हुए उन्होंने इसे गलत बताया, कहा वो सब लाइट उन्होंने लगाई थी। और दूसरा आरोप था कि श्रीमती इंदिरा गांधी के जो OSD थे मिस्टर कपूर, वो कपूर इस्तीफा तो दे चुके थे लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकृत होने का पत्र जारी नहीं हुआ था, इसलिए वो जो उस दौरान काम कर रहे थे वो अवैध था। हालांकि इस्तीफा स्वीकार हुआ था और उस पर ऑर्डर भी जारी हुआ था, लेकिन तकनीकी खामी बता करके, जिसे कहते हैं पिटी ऑफेंस कह सकते हैं या पिटी नेग्लिजेंस कह सकते हैं,
उस आधार पर चुनाव को रद्द कर दिया और 6 साल चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा, जबकि ऐसा कोई कानून नहीं था। बहरहाल जब वो यह कर देते हैं, उससे भारत अस्थिर हो जाता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, उस समय की स्थितियां देखिए। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमेरिका को आंखें दिखाकर, डराकर और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके देश को तो मजबूत किया था, लेकिन अमेरिका से लड़ाई ले ली थी। फिर उन्होंने 1974 में जिस तरीके से तोड़ा था दुनिया का जो परमाणु का एकाधिकार था और परमाणु परीक्षण करके भारत को परमाणु संपन्न घोषित कर दिया था, और उसके बाद में उन्होंने 1975 में सिक्किम को चीन से छीनकर भारत में मिला लिया था। ऐसे वक्त में चीन, अमेरिका और ये सारी ताकतें, ब्रिटेन, ये सब मिलकर भारत पर हमलावर थे। और भारत के अंदर CIA अपनी एक संस्था के जरिए जनसंघ को फंड दे रहा था और समाजवादियों को फंड दे रहा था और उनके जरिए अराजकता फैला रहा। हड़तालें कराई जा रही थी। जॉर्ज फर्नांडिस जो CIA एजेंट के तौर पे प्रमाणित हुए थे, उन्होंने देश भर में रेल की हड़ताल कराई थी। इसमें जयप्रकाश नारायण भी शामिल थे और इसमें रहते हुए जो उस समय रेल मंत्री थे मिश्रा जी, उनकी हत्या कर दी गई। तो जब हत्या कर दी गई हो ललित नारायण मिश्रा जी की और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर कातिलाना हमला हुआ हो और उसके बाद जयप्रकाश नारायण भड़का रहे हो देश की जनता को, सेनाओं को, पुलिस को, लोगों को कि आप विद्रोह कर दीजिए, और उधर इस देश के अंदर तमाम विधायकों, सांसदों के ऊपर बल प्रयोग करके उनसे इस्तीफे लिखवाए जा रहे हो। ऐसी स्थिति में क्या होगा? देश अस्थिर हो जाए। और वही हुआ था जिसके कारण श्रीमती इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। अब आता हूं कि उसी समय जो 1950 में, चूंकि जयप्रकाश नारायण अमेरिका से पढ़ के आए थे, CIA ने उन पर बहुत इन्वेस्ट किया था, उन्हें तैयार किया किसी तरह, क्योंकि संपर्क थे पुराने। और जब नेहरू ने एक अलग संप्रभु देश बनाने की कोशिश की, उस समय पंडित नेहरू को बीच में उन्हें डाला गया और बहुत सारी कोशिशें की गई। विनोबा भावे ने उन्हें समझाया, मगर वो नहीं माने। और CIA के पोषित जो कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम करके संस्था थी, जो CIA की संस्था थी, उसके वो इंडिया चैप्टर के हेड बने और आखिरी तक रहे। शुरुआत में लोगों को यह पता ही नहीं था कि ये CIA की संस्था है। जब इसकी मीटिंग होती है विदेश में और उस मीटिंग में हिस्सा लेने जाते हैं JP, तब यह पता चलता है और उसके बाद में खुलासा होता है कि किस तरह से वो उसके हिस्सा। और उधर देखिए, इधर JP संघ के लोगों से मिलते हैं और उनके साथ मिलकर के कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के अभियान पर काम करते हैं। यानी CIA की मंशा पूरी करने के लिए जो काम करना था वो ये करते हैं, और इसके पुख्ता सबूत हैं। उन्हें जब यह बताया भी गया सार्वजनिक तौर पर कि यह तो CIA की संस्था है, तब भी वो इससे अलग नहीं हुई। इससे समझा जा सकता है कि खेल क्या चल रहा था। उधर CIA से जुड़े हुए लोग लगातार कैसे कनेक्शन बढ़ाया जा रहा था और CIA की उसी संस्था के जरिए सारे समाजवादियों के कार्यक्रम चल रहे थे। तो आप उस खेल को आज समझ लीजिए। यह खेल आज क्यों बता रहा हूं? एक तो तारीख है, वो है जिसमें ऐसा हुआ था। दूसरा,
जब शशि भूषण वाजपेयी जो दिल्ली में सांसद थे, जिन्होंने शाह कमीशन को दस्तावेज सौंपे कि यही जगमोहन लाल सिन्हा फैसले के कुछ दिन पहले दिल्ली आया था और दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में सीआईए के अफसरों से मिला था, जिनसे जेपी भी मिला था और जिनसे आरएसएस के लोग भी मिले थे, उससे अटल बिहारी वाजपेयी भी मिले थे। तो वो सीआईए के लोगों से यह जज मिलता है और उसके बाद जो फैसला आता है वो इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द करना और अगले आने वाले 6 साल तक कोई चुनाव न लड़ पाना, यानी अस्थिर करने का तरीका। क्योंकि इंदिरा गांधी जाएंगी तो फिर ये ताकतें पावरफुल हो जाएंगी, इसलिए यह किया गया था और यह चाल चली गई। इस चाल के बाद में किस तरह से सारी चीजें जो की गई, उन्होंने दस्तावेजी जो सबूत है कि कैसे इंडिया टुडे ने अपने अंक में छापा था कि दिल्ली के होटल्स में अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण और यह जगमोहन लाल सिन्हा, यह लोग सीआईए के अफसरों से मिले। जी हां, उस समय ये सारी चीजें आई थी। डीप स्टेट को लेकर के सारी जो बुक है, जो सीआईए के डायरेक्टर रहे जॉनी सिरुक्सी ने लिखी है, उस किताब के मुताबिक कैसे भारत के अंदर पूरा सीआईए ने जाल फैलाया था और किस तरह से ये खेल किया था। हेनरी किसिंजर किस तरह से इस पूरे चीज को ऑपरेट कर रहा था, जिससे 2019 में जाके नरेंद्र मोदी मिलते हैं और उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहते मिलते हैं और कोई नहीं मिलता है। सारे खेल को आप समझ। तो जब यह खेल हुए थे तो उसी खेल का हिस्सा था और उसी के बाद में चाहे बब्बर खालसा बना हो, चाहे और तमाम संगठन बने हो, चाहे कश्मीर को आग लगाने वाले संगठन हो, चाहे पंजाब को आग लगाने वाले संगठन हो, या उसके अलावा उल्फा हो और दूसरे संगठन हो, तो पूर्वोत्तर को आग लगाने वाले हो, ये सब बने और कैसे ये खेल किए गए ये समझा जा सकता है। अब मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज भी कमोबेश वैसे ही खेल चल रहे हैं और जरूरी है जानना, क्योंकि पहलगाम हमले का जो मास्टरमाइंड है, वो मास्टरमाइंड सैफुल्लाह, वो पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर के साथ में लगातार मीटिंग्स कर रहा है, तमाम सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहा है और वह बोला कि वह आने वाले वक्त में चुनाव भी लड़ेगा और उस मुनीर को अब बुला लेता है अमेरिका और उसे अपने आर्मी डे पर चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाता है, आर्मी का चीफ गेस्ट। और वहां का आर्मी चीफ कहता है अमेरिका का कि पाकिस्तान तो टेररिज्म खत्म करने में, काउंटर टेररिज्म में उनका सबसे अहम किरदार निभाने वाला है, सबसे खास साथी। अब आप इससे समझ सकते हैं कि यह हो क्या रहा है। जो बड़ी मुश्किलों से सालों साल की मेहनत के बाद में भारत बना था, जो 75 साल की मेहनत के बाद में तमाम कुर्बानियां दे करके उन्हें मोदी ने बर्बाद कर दिया है और वो डीप स्टेट और सीआईए के हिसाब से सब कुछ चल रहा है और पाकिस्तान अमेरिका का चहेता बन जा रहा है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिलिट्री परेड में बुला करके भारत को अपमानित कर रहा है और अमेरिका का राष्ट्रपति बार बार पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर रहा है और अमेरिका के सेंट्रल कमांड कह रही है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान एक अहम पार्टनर। अब आप समझिए, यूएनओ में पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ बनी कमेटी का वाइस चेयरमैन बना दिया जाता है और पाकिस्तान को आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एडीबीआई जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो सभी मनचाहा पैसा दे देते हैं, लोन दे देते हैं। साफ है कि पाकिस्तान जंग के बाद ज्यादा अहमियत रख रहा है और अमेरिका उसे ज्यादा
प्रमुखता से ले रहा है, भारत को लगातार कमजोर कर रहा है, इतना कमजोर कर रहा है कि आने वाले वक्त में सरकारें बदल भी जाएं तो भी भारत खड़ा ना हो सके। क्योंकि जब मजबूती से भारत खड़ा हुआ तो अमेरिका को उसने लाल आंख दिखाई थी। इसलिए उसे कांग्रेस से नफरत है, इसलिए उसे इंदिरा गांधी से नफरत थी। और इसीलिए, और उधर देखिए नरेंद्र मोदी का खासम खास दोस्त जो अडानी, वो चाइना जाता है, अपने बेटे के साथ जाता है और वहां पर डील करता है और उसके बाद में वहां से अपने प्रोडक्ट्स के लिए माल खरीदने का काम करता है। इधर भारत में नरेंद्र मोदी कहते हैं आत्मनिर्भर की बात। इसके बाद में आप देखिए अडानी तो ये करता है, अब भारत क्या खरीदेगा क्या करेगा यह अमेरिका तय करता है। तो जब अमेरिका तय कर रहा है किससे आप क्रूड ऑयल खरीदेंगे यानी पेट्रोल डीजल खरीदेंगे, किससे आप और सामान खरीदेंगे, किससे क्या करेंगे, तो यानी हम सेल्फ कोई संप्रभु देश है ही नहीं, हमें आदेश कोई और देगा। तो यह स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया गया हो तो क्या हमने इसके लिए भारत की आजादी चाहिए थी? यही तो लड़ाई इंदिरा गांधी लड़ रही थी, यही तो पंडित नेहरू लड़ रहे थे, यही राजीव गांधी लड़े कि हम संप्रभु देश हैं, कोई और देश हमें आदेश नहीं करेगा। लेकिन आज आदेश कहीं से आता है और हमारी सरकार उससे चलती, तो सवाल तो उठेंगे कि आखिर हमें कहां ले जाया जा रहा है और किस तरह की स्थिति। इसीलिए मैं वह 12 जून की तारीख याद कर रहा हूं कि यदि वह काला अध्याय न हुआ होता तो इस तरह की ये ताकतें रूप बदल बदल के, जैसे जनसंघ ने अपने रूप बदले और आज जनता पार्टी के रूप में खड़ी है, वह न होता। जो एक दौर चला किस तरीके से समाजवाद के नाम पर इस देश को जातियों में और धर्म में लड़ा दिया गया संघ के साथ मिलके, वह न होता। यह देश कंपटीशन करता योग्यता में, दूसरी और चीजों में, लेकिन आज वो गलत जगह जा रहा है और इसका नतीजा यह है कि पूंजीपति हावी है और वास्तव में समाजवाद खत्म है। पूंजीवादी ही समाजवादी भी पूंजीवादियों के यहां हाजिरी देते हैं और ये हमने अंबानी की शादी में देख लिया। और इसी तरीके से तमाम खेल चलते हैं। संघी वैसे ही पूंजीवादियों के थे। तो पूरा खेल समझा जा सकता है और देश के संकट को भी समझा जा सकता है। आप भी समझिए, हमें तो समझ है। जय